लापरवाही इसमें दिखाई है, इतनी जबरदस्त लापरवाही जो कि उनको मौत तक ले गई है। रिया ने 4 दिन में 25 बार सुशांत को फोन क्यों किया? न्यूज जब उनको पता चला वो पूरा उनका बिहेवियर में बहुत चेंजेस आ चुके थे, क्योंकि दैट अफेक्टेड हिम अ लॉट। सुशांत की मौत का 8 जून कनेक्शन क्या है? पर मिलने की कोशिश की थी 15-20 दिन के बाद, आई थिंक मान लीजिए 1 महीने के बाद, डेट याद नहीं है मुझे। तो फिर उसके बाद भैया से मिले तो वो जान ही नहीं दे रहे थे नौकरों को, तो नौकर जाके शॉप से लेके आता था। सुशांत का यार बनाम रिया का राजदार। सुशांत की मौत का सच सामने लाने की जिम्मेदारी अब सीबीआई के कंधों पर है। सीबीआई मुंबई और पटना पुलिस से केस से जुड़े तमाम कागजात लेगी। सीबीआई सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का बयान दर्ज करेगी। सीबीआई सुशांत के घर में मौजूद लोगों से पूछताछ करेगी। सीबीआई सुशांत के बैंक खातों से लेकर उनके कॉल रिकॉर्ड तक की जांच करेगी। सुशांत की मौत से जुड़े हर राज का पर्दाफाश अब सीबीआई करेगी। मुंबई पुलिस भरसक इस केस में अब तक पानी पीट रही हो, लेकिन सुशांत के घर वालों को पूरा यकीन है कि सीबीआई इस मामले की तह तक जरूर पहुंचेगी। वो चेहरे बेनकाब होंगे जिनका सुशांत की मौत से सीधा कनेक्शन है। लेकिन उससे पहले सुशांत के यार और रिया के राजदार न्यूज 18 पर आए और सुशांत की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे पन्ने पलटे जिनसे इस केस की गुत्थी उलझती नजर आई। गौर से देखिए, ये हैं सुशांत के नौकर अंकित आचार्य और ये हैं सुशांत के रूम पार्टनर रहे सिद्धार्थ पिठानी। ये दोनों सुशांत के बेहद करीब थे। अंकित आचार्य सुशांत का हर काम करते थे और सुशांत उनसे दोस्त की तरह बर्ताव करते थे। तो सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत के साथ एक लंबा वक्त बिताया और उनके रूम पार्टनर रहे। लेकिन जब न्यूज 18 ने इन दोनों से अलग अलग बातचीत की तो यह साफ हो गया कि इस केस से जुड़ा सच सामने लाना इतना आसान नहीं। हम आपको बताएंगे क्यों। लेकिन उससे पहले सुशांत के रूम पार्टनर रहे सिद्धार्थ पिठानी का 8 जून से जुड़ा वो खुलासा सुनिए जो उन्होंने न्यूज 18 पर किया। सडनली एंड उन्होंने मुझे बोला था कि सर का ध्यान रखना, मैं आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे, यू कैन कॉल मी एनी टाइम एंड इफ यू नीड मी आई विल बी बैक बिकॉज आई एम गोइंग टू जून टू माय पेरेंट्स। सर घर पे आए थे उनका ध्यान रखने के लिए। और जब दिशा का न्यूज जब उनको पता चला वो पूरा उनका बिहेवियर में बहुत चेंजेस आ चुके थे, क्योंकि दैट अफेक्टेड हिम अ लॉट। 8 जून। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तारीख में ऐसा क्या खास है, तो आपको बता दें कि 8 जून को ही सुशांत की तथाकथित मैनेजर दिशा सालियान की संदेहास्पद मौत हुई थी और 8 जून को ही रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी। सिद्धार्थ पिठानी की माने तो 8 जून को दिशा की मौत की खबर जैसे ही सुशांत को लगी वो परेशान हो गए। सिद्धार्थ ने यह भी दावा किया कि दिशा की मौत से सुशांत इसलिए घबरा गए थे क्योंकि इसमें उनका नाम भी उछाला जा रहा था। लेकिन दिशा सालियान और सुशांत के बीच क्या संबंध था? क्या दोनों की पहचान पुरानी थी? क्या दिशा सालियान वाकई सुशांत की मैनेजर थी? इन सवालों का जवाब सिद्धार्थ ने क्या दिया वो सुनिए। मैम एक्चुअली दिशा के बारे में सुशांत एक ही बार मिला था उनके पूरे इस फिल्म के करियर में। दिशा के साथ एक ही इंटरेक्शन हुआ था जहां पे वो कुछ कॉस्ट्यूम्स के सिलसिले में आए थे, क्योंकि एक फोटोशूट था सुशांत का कोविड लॉकडाउन जस्ट होने से पहले, तब एक बार ही मिले थे सुशांत और दिशा का फोन कॉल। एक बार मैं सुशांत और दिशा एक कॉन्फ्रेंस कॉल में थे क्योंकि हमको कुछ कोऑर्डिनेट करना था कुछ प्रोजेक्ट के वजह से। वो फैन के साथ बातचीत करने का कुछ वो था, किसी मोबाइल नेटवर्क का प्रोजेक्ट था। सिद्धार्थ पिठानी की माने तो दिशा सालियान और सुशांत की सिर्फ एक बार ही मुलाकात हुई थी।
ऐसे में कुछ सवाल भी उठते हैं। मसलन दिशा सुशांत की मैनेजर नहीं थी तो उनकी मौत से सुशांत परेशान क्यों हो गए? दिशा की सुशांत से पुरानी जान पहचान नहीं थी तो सुशांत उनकी मौत से घबराए क्यों? 8 जून को ही दिशा की मौत हुई और ठीक उसी दिन रिया चक्रवर्ती सुशांत को छोड़कर क्यों चली गई? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए न्यूज 18 ने अपनी पड़ताल शुरू की तो सुशांत के नौकर अंकित आचार्य से हमारी मुलाकात हुई। ये वही अंकित आचार्य हैं जो सुशांत के साथ रहते थे, सुशांत का दिया हर काम करते थे। एक घरेलू सहायक के तौर पर अंकित सुशांत के बेहद करीब थे। तो अंकित आचार्य ने सुशांत के बारे में जो बताया वो इस केस की गुत्थी सुलझाने के काम जरूर आ सकता है। भैया से मिले तो वो जान ही नहीं दे रहे थे। भैया से मिले तो भैया हमको बोले कि क्या बात है, सैलरी मिले नहीं है। बट हम भी थोड़ा गुस्सा थे कि काम पे क्यों नहीं रखा। हमको तो लग रहा था कि सुशांत भैया हमको निकाल दिया, बट ऐसा तो नहीं था। फिर वो पूछ रहे क्या हो गया, मैं सैलरी मेरा था तो सैलरी बना के दी। सैलरी तो बाद में दी हमको, मतलब फिर उसके बाद वो अकाउंट था वो सैलरी बना के दिया मुझे। तो जब मैं सुशांत भैया को देखा करीब से, जो पहले सुशांत भैया थे वो नहीं थे, एकदम डिप्रेस टाइप के थे। एंड उनका चेहरा एकदम डल सा, लिप्स एकदम ब्लैक। जो पहले जो थे वो ऐसा नहीं थे, यही फर्क था। सुशांत के परिवार वालों का आरोप है कि रिया भूत प्रेत में यकीन करती थी और इसी वजह से उन्होंने सुशांत का घर बदलवाया था। सुशांत की बहन मीतू सिंह ने बिहार पुलिस को दिए अपने बयान में कहा था कि रिया ने सुशांत को काले जादू से अपने वश में कर लिया था। लेकिन सुशांत के नौकर अंकित आचार्य का बयान इस दावे से बिल्कुल जुदा है। बात है कि ये भूत प्रेत पे भैया विश्वास नहीं रखते थे। भैया भूत प्रेत पे विश्वास नहीं रखते थे। वो भी एक ही विश्वास रखते, कर्मा पे विश्वास रखते हैं और कर्मा ही उनका पूजा है। वो भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त है और सबसे बड़ा बात कि वो महामृत्युंजय मंत्र सुनते थे हेडफोन लगा के, हम ही लगा के देते थे। सुबह सुबह मेडिटेशन भी करते थे, महामृत्युंजय सुनते थे, मतलब बहुत सारा करते थे। ये मामला कितना पेचीदा है इसका पता आपको चल गया होगा। तो आपको बता दें कि सुशांत के नौकर अंकित आचार्य और सुशांत के रूम पार्टनर सिद्धार्थ पिठानी के बयानों में विरोधाभास भी है। मसलन अंकित की माने तो सुशांत कभी अपना कमरा लॉक नहीं करते थे, जबकि सिद्धार्थ पिठानी ने दावा किया है कि जिस दिन सुशांत ने खुदकुशी की उस दिन उनका कमरा अंदर से बंद था। वहां पे बैठा और मैं कुछ गाने सुन रहा था, वीडियो देख रहा था। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं मैं क्या एक्चुअली देख रहा था, लेकिन केशव आके मुझे बताते हैं कि सर का दरवाजा अंदर से बंद है। तो तब से लेके हमने बहुत कोशिश करी कि सर को हम लोग ये इसमें थे कि विचार में थे कि सर अंदर शायद सो रहे होंगे या फिर उनको मूड ऑफ होगा, उनको स्पेस चाहिए होगा हमसे, इसलिए वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग उनको बीच में रुक के हम उनको नॉक कर रहे थे। हम लोग बाहर से आवाजें दे रहे थे सर को, सर सुशांत सर प्लीज दरवाजा खोल दो, प्लीज एक बार दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल के सो जाओ। फिर मैंने अपने फोन से सर को फोन करा। बहुत कर ही नहीं सकते थे क्योंकि मैं जानता हूँ उनको। और रूम जो लॉक करते थे कि वो रूम लॉक कभी करते नहीं थे। जब सोते थे रूम कभी लॉक करनी थे। जब उनका खून हो गया सोने भीतर से लॉक हो गया, वो लॉक कभी करके नहीं सोते। क्योंकि मैं जब से था जब वो रूम लॉक नहीं करते थे, ऐसे खोल के छोड़ के सो जाते थे, क्योंकि हमको भी आना पड़ता था रूम में सोने के लिए उनके साथ साइड में। तो कभी रूम लॉक करके सोते नहीं थे, उनका आदत ही नहीं था। सुशांत को करीब से जानने वालों के बयान जाहिर करने के लिए काफी है कि दाल में कुछ तो काला है। सुशांत की मौत से जुड़ा कोई ऐसा सच जरूर है जो अब तक सबकी नजरों से दूर है। बिहार पुलिस की टीम इसी सच को बाहर लाने के लिए मुंबई गई थी, लेकिन अब वो वापस लौट गई है। सीबीआई ने केस को सुलझाने का बीड़ा उठा लिया है। ऐसे में सुशांत के फैंस को उम्मीद है कि बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। करोड़ में से 15 करोड़ निकला है। अब यह भी पता चल रहा है कि ज्यादातर कैश विड्रॉल हुआ है, ऑफिस के खर्चे के नाम पे कैश विड्रॉल हुआ है। फिर रिया ने शायद कुछ प्रॉपर्टी परचेज की है। पहले मुलाकात हुई, फिर बात हुई, फिर दोस्ती हुई और उसके बाद मोहब्बत। लेकिन मोहब्बत का ये अफसाना आज जिस मुकाम पर है उसका अंदाजा किसी को नहीं था। रिया चक्रवर्ती कटघरे में खड़ी नजर आ रही हैं।
सीबीआई की पूछताछ से बचने के लिए कानूनी दांवपेच आजमाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ सुशांत के परिवार वाले हैं जो अब भी रिया को सुशांत की मौत का कसूरवार ठहरा रहे हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं कि मुसीबत की घड़ी में रिया सुशांत को छोड़कर क्यों चली गई? सुशांत का बैंक अकाउंट खाली कैसे हो गया? एक हंसता खेलता इंसान अचानक डिप्रेशन में कैसे चला गया? इन तमाम सवालों के जवाब अब सीबीआई तलाशेगी, लेकिन उससे पहले प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी रिया से पूछताछ करेगी, जिसके लिए सवालों की फहरिस्त भी तैयार कर ली गई है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ईडी रिया से 3 चरणों में पूछताछ करेगी। पहले चरण में रिया की व्यक्तिगत जानकारियां मांगी जाएंगी। दूसरे चरण में रिया की व्यावसायिक यानी आय से जुड़ी जानकारियां मांगी जाएंगी। तीसरे चरण में सुशांत आत्महत्या केस से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा की जाएंगी। रिया से पूछा जाएगा कि वो सुशांत के संपर्क में कैसे और कब आई, सुशांत के साथ लिव इन में रही तो कब से और कहां रही, सुशांत के घर पर रिया के घर वाले कब से और कौन कौन आते थे, क्या रिया सुशांत के व्यवसायिक गतिविधियों से जुड़ी हुई थी, सुशांत ने क्या रिया को बैंक खाते ऑपरेट करने की इजाजत दी थी, क्या सुशांत ने पिछले 6 महीनों के दौरान रिया को कोई गिफ्ट दिया है। मौत हुई और जब मुंबई पुलिस नहीं कर रही थी सही दिशा में इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी, तब हमने पता करवाया अकाउंट के बारे में, तो पता चला कि 17 करोड़ में से 15 करोड़ निकला है। अब यह भी पता चल रहा है कि ज्यादातर कैश विड्रॉल हुआ है, ऑफिस के खर्चे के नाम पे कैश विड्रॉल हुआ है, फिर रिया ने शायद कुछ प्रॉपर्टी परचेज की है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करके जो भी पैसा सुशांत सिंह राजपूत का निकाला उसको लेजिटिमाइज करना चाह रही हैं किसी तरह से, और उसको अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रही है तो वो प्रॉपर्टी सारी जब्त हो सकती है ईडी के द्वारा। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के परिवार वाले गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो बिहार पुलिस को इस केस की तफ्तीश में प्यार, पैसे और धोखे से जुड़े कई राज भी पता चले। बिहार पुलिस की जांच में सामने आया है कि अचानक घर के बढ़ते खर्च से सुशांत काफी परेशान थे। बिहार पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सुशांत ने घर के बढ़ते खर्च के बारे में सिद्धार्थ पिठानी से बात की थी। सुशांत ने सिद्धार्थ को बैंक बैलेंस की जांच करने और इसके बारे में जानकारी देने को कहा था। सुशांत जानना चाहते थे कि रिया के आने के बाद खर्चे तेजी से क्यों बढ़ने लगे थे। सिद्धार्थ ने सुशांत को बताया था कि रिया ही घर से जुड़े खर्चों पर फैसला ले रही है। इसके बाद सुशांत ने सिद्धार्थ के सामने ही रिया को बुलाकर इस बारे में पूछा भी था। हालांकि रिया ने सिद्धार्थ के सामने कोई जवाब नहीं दिया और वो उन्हें कमरे में लेकर चली गई। फिर सुशांत ने सिद्धार्थ से कहा कि वो उनके और रिया के मामले से दूर रहे। तो क्या पैसों के चक्कर में सुशांत की जान चली गई? इसकी तफ्तीश सीबीआई तो करेगी। ईडी लगातार इस मामले की जांच कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने रिया चक्रवर्ती के करीबी सैमुअल मिरांडा से पूछताछ भी की है। तो इसी बीच सुशांत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह ने सुशांत की मौत की कुछ तस्वीरें जारी करते हुए सवाल भी उठाए। सवाल ये, मुंबई पुलिस ने तो मेरे हिसाब से जो इंक्वेस्ट की इंक्वायरी कर रहे हैं, इंक्वेस्ट की इंक्वायरी में तो सिर्फ देखना चाहिए कि वो हैंग पॉसिबिलिटी था कि नहीं था, हैंग कर सकते कि नहीं। जो पंखा जहां पर जिस हाइट पे है और जिस बेड का था, अगर वो फंदा कर गले पे डाल ले तो सुशांत हैंग कर ही नहीं सकते वहां पर। और अगर आप टेढ़े होकर हैंग करते हैं किसी में तो आपका मौत नहीं हो सकता, आप कभी न कभी आप पैर अपने खड़ा होकर खड़े हो जाइएगा। हैंगिंग जो है पॉसिबल तभी होता है कोई स्टूल पे आप खड़ा होकर स्टूल को फेंक दें, पैर से मार दें तो आपका बॉडी लटक जाता है। उधर रिया का कॉल रिकॉर्ड भी सामने आया है, जिससे यह पता चलता है कि रिया दिशा सालियान की मौत से पहले तक तो सुशांत से फोन पर खूब बात करती थी, लेकिन दिशा की मौत के बाद उसने सुशांत को कॉल करना छोड़ दिया और उनका नंबर ब्लॉक कर दिया था। अगस्त 1945 1945
4 अगस्त 2020। बम धमाके की ये 2 तस्वीरें इतिहास शायद ही कभी भूल पाएगा। पहली तस्वीर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा पर हुए परमाणु हमले की है, जिसमें धमाके के फौरन बाद 80,000 लोगों की मौत हो गई थी। दूसरी तस्वीर हिरोशिमा हमले के 75 साल बाद यानी 4 अगस्त 2020 की है, जब लेबनान की राजधानी बेरूत में दिल दहला देने वाला धमाका हुआ। इन दोनों धमाकों के बाद का मंजर काफी मिलता जुलता है। यही वजह है कि बेरूत धमाके को लेकर नई नई थ्योरी सामने आ रही है। लेबनान की राजधानी बेरूत में 4 अगस्त को हुए धमाके के सदमे से दुनिया अब भी बाहर नहीं आ सकी है, न ही बेरूत में अब तक जिंदगी पटरी पर आई है। كمان هون ببيت بجد مرت خالي ماتت انها تحت انقاض انه بعد خراب اكثر من هيك بعد في اعظم من هيك في بعد الموت। ये धमाके की 3 तस्वीरें हैं जो अलग अलग कैमरों से ली गई हैं। इन्हें देखकर आप धमाके का अंदाजा लगा सकते हैं। यहां एक के बाद एक 2 धमाके हुए थे। पहले धमाके के बाद तो सिर्फ अफरा तफरी मची, लेकिन दूसरे धमाके के बाद तो सब कुछ धुएं में बदल गया। कई किलोमीटर तक जमीन से सिर्फ धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। धुएं में सब कुछ ढक गया। धमाके से उठी तरंगों ने कई किलोमीटर के इलाके को पल भर में तबाह कर दिया। धमाके के बाद लेबनान की सरकार ने इसे एक हादसा करार दिया। सरकार ने दावा किया कि बंदरगाह के पास बने एक गोदाम में 3000 टन विस्फोटक रखा हुआ था, जिसमें धमाका होने से इतनी बड़ी त्रासदी हुई। यौम हज़ीन बेरूत मनकूबा लुबनान मुसाबुन बिकारिसा नाम इन्नहा कारिसतुन वतनियतुन कुबरा। लेबनान की सरकार भले ही धमाके को एक हादसा बता रही है, लेकिन दुनिया में एक बड़ा तबका इसे हादसा मानने को तैयार नहीं। इसे लेकर नई नई थ्योरी सामने आ रही है। पहली थ्योरी के मुताबिक यह हादसा आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के गोदाम में हुए धमाके से हुआ है। इस दावे को हवा देने वालों का कहना है कि आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने एक गोदाम में विस्फोटक जमा किए थे, जिसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ किया जाना था। लेबनान हमले को लेकर इस तरह का दावा इजराइल के समर्थन करने वाले गुट कर रहे हैं। इसके पीछे वो ठोस कारण भी बता रहे हैं। इस तरह के दावा करने वालों का कहना है कि हिजबुल्लाह के नेता ने इजराइल पर ठीक इसी तरह का हमला करने की धमकी 2 साल पहले दी थी। इजराइल के हैफा बंदरगाह पर अमोनिया रखी है और वहां 15,000 टन जहरीली गैस है। यहां अगर धमाका होता है तो हजारों लोगों की मौत हो सकती है, लेकिन हिजबुल्लाह अमोनिया से हमले के खिलाफ है। हसन नसरुल्लाह के इस बयान को लेबनान धमाके से जोड़कर देखा जा रहा है। इजराइल समर्थित गुटों का कहना है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले के लिए तैयारी की थी, लेकिन उसके गोदाम में धमाका हो गया। हालांकि हिजबुल्लाह ने इतना विस्फोटक कैसे जमा कर लिया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हिजबुल्लाह जो मिलिटेंट ग्रुप है उसकी बहुत शक्ति है और उसने काफी बड़े पैमाने पे भी इजराइल से टक्कर ली है उसने, और हर दफे वो बच भी जाता है। एक तरफ जहां धमाके को लेकर लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इजराइल पर भी उंगली उठाने वालों की कमी नहीं है। इजराइल विरोधी गुटों का कहना है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि इजराइल का लेबनान पर किया गया हमला था। ऐसा दावा करने वालों का कहना है कि इजराइल ने लेबनान पर मिसाइल हमला किया है और मिसाइल के सहारे लेबनान में छोटे परमाणु बम से धमाका कराया गया है। कहा जा रहा है कि यह कार्रवाई हिजबुल्लाह के अड्डों को तबाह करने के लिए इजराइल ने की है। हालांकि इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने के लिए आए दिन उन पर मिसाइल हमला करता रहता है, लेकिन इतना बड़ा हमला कभी नहीं हुआ है। हालांकि इस इलाके के राजनीतिक समीकरण को समझने वालों की राय इस पर बटी हुई है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में लगातार तनाव की स्थिति बनी रहती है। हिजबुल्लाह लगातार अपने रॉकेट्स के माध्यम से इजराइल को टारगेट करता है और इजराइल समय समय पे मैसिव रिटेलिएशन करके हिजबुल्लाह को वो कमजोर करने की कोशिश करता है। बेरूत धमाके को इजराइल का हमला बताने वाले इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का संयुक्त राष्ट्र में दिया एक भाषण सबूत के तौर पर पेश कर रहे हैं। यही वो तस्वीर है जिससे लेबनान धमाके को इजराइल का हमला बताने वाले संगठन दिखा रहे हैं। ये तस्वीर इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू की है।
जिसमें वो संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भाषण दे रहे हैं और उनके हाथ में एक तस्वीर है। इजराइल विरोधी गुटों के मुताबिक नेतन्याहू तस्वीर में जिस जगह को दिखा रहे हैं ठीक उसी जगह पर विस्फोट हुए हैं। इन लोगों का दावा है कि नेतन्याहू ने इस जगह पर हमला करने की धमकी संयुक्त राष्ट्र के मंच से दी थी। जांच में सामने आया है कि यह तस्वीर सही है, लेकिन इस पर किया जा रहा दावा गलत है। सच्चाई यह है कि नेतन्याहू ने 2018 में यूएन में दिए गए भाषण के दौरान बेरूत का मैप दिखाया था। इस नक्शे की मदद से उन्होंने बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकाने भी दिखाए थे। यही नहीं, उन्होंने बेरूत में हिजबुल्लाह के हथियारों के अड्डे दिखाए थे। लेकिन नेतन्याहू ने जिन जगहों को दिखाया था वहां से धमाका काफी दूर हुआ है। नेतन्याहू ने जिन जगहों को हिजबुल्लाह का अड्डा बताया था वहां कोई नुकसान